अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। आप प्रोग्राम देख रहे हैं बयानिया फवाद हसन साहब होस्ट करते हैं, लेकिन वो आज नहीं है, उनकी जगह मैं ये प्रोग्राम होस्ट कर रहा हूं। बजट जो है वो पास हो चुका है और उस बजट का इतलाक़ जो है कल यानी कि 1 जुलाई 2024 से इस बजट पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। इस बजट को टैक्सेस का बजट कहा जा रहा है, बड़ा महंगा बजट कहा जा रहा है और मुख्तलिफ लोग जिसमें ताजर भी हैं, जिसमें आम शहरी भी है और जिसमें सरकारी मुलाजमीन भी हैं, हर एक जो है वो टैक्सों का बोझ कर रहा जिक्र के इतना टैक्सेस का बोझ डाल दिया गया है कि एक आम आदमी कैसे सर्वाइव करेगा। ऊपर से जो बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, महंगाई है वो भी कमर तोड़ रही है। तो इस सारी सूरत हाल में हुकूमत का जो रिलीफ का एक वादा था वो किस हद तक पूरा हो पाएगा और क्या जो टैक्सेस के हदफ हैं, जो रेवेन्यू कलेक्शन का हदफ है वो कैसे पूरा होगा, टैक्स टू जीडीपी का जो टारगेट है वो कैसे पूरे होंगे, इस सारी सूरत में बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की रहनुमा सलमा भट्ट, उनसे बात करेंगे कि हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, हुकूमत ने जो टारगेट फिक्स किए हैं वो किस हद तक जो है उन पर अमल दरामद हो जाएगा। और फिर हम बात करेंगे माहिर माशियात से, डॉक्टर शफकत मुनीर हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपके वक्त का। मैम सलमा आपका शुक्रिया वक्त का। मैं आपसे आपकी तरफ आता हूँ मैम सलमा भट्ट, बताइएगा कि जो आज भी वज़ीर ख़जाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी जो अहदाफ मुकर्रर किए गए, टैक्स टू जीडीपी जो है वो 3 साल में उसका हदफ मुकर्रर किया गया, टैक्सेस की रिकवरी जो है उस पर बातचीत की गई। तो किस हद तक एक आम शहरी जो है, जो भी एक छोटा मुलाजम है, ये बार बार सवाल किया जा रहा है कि जो छोटा मुलाजम है, जो छोटा ताजर है, उस पर टैक्स डाल दिया गया है, इतना बोझ डाल दिया गया कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो जो वादे थे आपके मैम सलमा, जो आपका मंशूर था उसमें, और फिर बार बार हुकूमत कहती रही कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, तो क्या ये रिलीफ का बजट इसे कहा जा सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं बात का आगाज इसी जुमले से करना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि जो बजट आया उसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है टैक्स के हवाले से। दर हकीकत ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि इस हुकूमत को अदराक नहीं है कि हम किस मुआशी गिरदाफ में से गुजरे हैं और अवाम महंगाई के किस चुंगल में फंसी हुई है। और इस मौके पे ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी जो हुकूमत है वो इस तरह एक ऐसी हुकूमत जो हमेशा इस मुल्क को मुश्किलात से निकालती रही है, जिसका हिस्ट्री में ट्रैक ही है, और वो अब अपनी आवाम को मजीद फंसा दे, ऐसा नहीं है। देखिए टैक्स की जो हम बात करें, टैक्स में मेन 2 चीजें समझने की जरूरत है। जो टैक्स बढ़ाया गया है वो किस पे बढ़ाया गया है। टैक्स को बिल्कुल हदफ ये मुकर्रर किया गया है कि 30% इंक्रीज किया जाएगा एफबीआर के थ्रू। उसमें सबसे पहले जो हो रही है वो एफबीआर की डिजिटाइजेशन हो रही है, ताकि जो उसके अंदर लीकेजेस हैं, करप्शन है और जो इस तरह की चीजें को खत्म किया जा सके। उसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगी, हमारी जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, हमारी मुल्क की मईशत का जो हुजम है ना, वो 300 अरब का है, 300 अरब डॉलर का है। लेकिन इनफैक्ट ये डॉक्यूमेंटेड है, इनफैक्ट हमारी को 600 अरब डॉलर की जो है वो मजमूई तौर पे हमारी इकोनॉमी है, जिसमें से अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को 50% है। हम ये बात करते हैं कि हम अपनी मईशत को डॉक्यूमेंट करें ताकि हम टैक्स नेट को बढ़ा सकें। उसके लिए इकदाम किए गए हैं। टैक्स जो है लोगों पर नहीं बढ़ाया गया, ये मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। दूसरी चीज, उसके लिए भी क्या इकदाम किए गए हैं। रियल एस्टेट पे जो 15% टैक्स लगा है वो उन लोगों पे, वो सप्लाई साइड पे टैक्स लगा है, डिमांड साइड पे ऑलरेडी था। सप्लाई साइड में जो डेवलपर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिनके 2-2, 4-4 कनाल के घर हैं, 1 फार्म हाउस है तो कितना टैक्स होगा, 2 फार्म हाउस है तो कितना टैक्स होगा, ये अमीर लोगों पर टैक्स लगा है। हमेशा हमारे मुल्क में कहा जाता था कि गरीबों पर टैक्स लगता है, अमीरों पे नहीं लगता। और दूसरी तरफ हमारी ये रिपोर्ट से कहती है कि 3.9 ट्रिलियन की हमारे यहाँ जो एग्जम्पशंस दी जाती हैं टैक्स की, और वो सारी शराफिया को जाती है, उसके अंदर एडिशंस की गई है। दूसरी एक जो रियल एस्टेट का सेक्टर है, और दूसरा जो टैक्स नेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ जो बात हुई है, जो ताजरों की आप बात करें, उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ये कहा गया है कि वो हम उनको इंसेंटिवाइज भी करना चाहते हैं, और हमने उनसे कहा है कि टैक्स नेट में लोगों को लेकर आए। तो उनके साथ बैठकर मजीद इस पे बातचीत भी होगी और टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। वो लोग जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ काम करते हैं लेकिन टैक्स अदा नहीं करते, उनको टैक्स नेट के अंदर लाने की बात की है टैक्स नेट। और तीसरी चीज जो है नॉन फाइलर्स आपको पता है कि हमारे मुल्क में कितनी बड़ी तादाद में है, और नॉन फाइलर्स से पहले होता क्या था, उनको 2 या 3% हर चीज में ज्यादा टैक्स पड़ जाता था, लेकिन वो उनको स्कीम के अंदर नहीं आते थे, वो उनको छूट मिले जा रही थी। तो हमने नॉन फाइलर्स जो हैं उनको इस बात पे मजबूर किया जा रहा है कि वो फाइलर बने
और वो टैक्स दें। देखिए, और डिजिटाइजेशन करने का फायदा क्या होगा? जैसे आप अपने मोबाइल पर बैठकर अपने बिजली के बिल जमा करा देते हैं, मोबाइल के बिल जमा करा देते हैं, इसी तरह हम FBR को इस मॉडल पे लेकर जा रहे हैं कि डिजिटाइजेशन हो, किसी शख्स को ना जाना पड़े और जाके वहां रिश्वत ना हो, बल्कि आप मोबाइल ऐप पर बैठ के अपना टैक्स अदा कर सकें, ताकि आपको ये करप्शन खत्म की जाए। दूसरी चीज, एक चीज मैं इसके साथ ऐड करना चाहती हूं, जो बहुत एक, देखिए हमारे मुल्क में हमेशा ये कहा जाता है चोरी होती है, लीकेजेस होते हैं, हमारी इकोनॉमी ब्लीड करती है। 600 अरब की तो सिर्फ बिजली की मद में जो है वो बिजली चोरी होती है। तो कौन ठीक करेगा मैडम, कौन ठीक करेगा? कि इसको हमने ठीक करना है, कहीं से इसका आगाज करना है, इसका आगाज करना पड़ेगा, पहला कदम उठाना पड़ेगा। और हमें ये जो जब हम इन कदम को उठाने को अगर आप सख्ती कहते हैं तो देखें किन लोगों, कौन लोग देखिए कदम तो मैम देखें ना मैम सलमा, कदम तो वो होता है जो अपने जो पहले बंदा खुद वो उठाए कि आप एक तरफ तो जो है वो पार्लियामेंटेरियंस की मराहत में इजाफा कर रहे हैं, प्रेसिडेंट हाउस के जो है वो बजट में इजाफा हो गया, प्राइम मिनिस्टर हाउस के बजट में इजाफा हो गया, तो आप पहले अपना तो हाउस इन ऑर्डर करें ना। एक जुमले में बात करना चाहूंगी इसका जवाब। देखिए, मैं ये सिंबॉलिक चीज है, लेकिन हमारी जो फेडरल मिनिस्ट्री ना वो सैलरी ले रही है और अपनी यूटिलिटी बिल्स भी खुद पे कर रही है। ऐसी बात नहीं है, हम पहले खुद करके ही दूसरों को कहते हैं। और दूसरी चीज, जब तक हम बिजली चोरी खत्म नहीं करेंगे, जब तक हम टैक्स एग्जम्पशंस की तरफ नहीं जाएंगे। चलिए मैं आपको वापस आता हूँ सलमा आपके पास। डॉक्टर शफकत साहब, आप सिर्फ फरमाइएगा कि आप माहिर माशियात हैं, मईशत किस तरफ जा रही है? IMF का तब भी प्रेशर है, ये भी कहा जा रहा है कि ये बजट IMF का है, अपोजिशन जो है वो इसको तनकीद का निशाना बना रही है, तो अभी तक कोई समझ नहीं आ रही किसी को कि किस पे कितना टैक्स लगा है। मेरे अपने जो मेरे कोलीग्स हैं या मेरे साथ जो लोग काम करते हैं उन्हें भी नहीं पता कि उन्होंने कितना टैक्स देना है, किस तरह देना है। और फिर दूसरी बात सर कि टैक्स तो हर बंदा दे ही रहा है, आप चाहे ग्रोसरी लें, चाहे कोई चीज़ और परचेज करें, चाहे बिजली का बिल आप अदा करें, चाहे आप पेट्रोल डलवाएं, टैक्स तो आप दे ही रहे हैं। सिर्फ फाइलर और नॉन फाइलर का चक्कर में ये किस तरफ जा रहा है सर? ये जी शुक्रिया जावेद बलोच साहब। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। मैं हार्डकोर इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं वो इकोनॉमी को मैं सियासी और समाजी पस मंजर में देखता हूँ, जिसको में पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ का जो बजट है वो सिर्फ हार्डकोर इकोनॉमिस्ट बनाते हैं, जो पॉलिटिकल और जो समाजी इकोनॉमिस्ट हैं उनको बिल्कुल पीछे छोड़ा जाता है। यही वजह है कि वो सिर्फ गर्ज के चक्कर में रह के देखें। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को अगले 3 साल में अगर टैक्स टू GDP रेशो 13% नहीं होती तो हमारी सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। IMF के साथ ये अपोजिशन नहीं कह रही, वज़ीर आज़म ने भी कहा, वज़ीर ख़ारजा खजाना भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि IMF की हिदायत पे बना हुआ बजट है। IMF क्या कहता है? IMF आपको एक ऐसा सोल्यूशन बताता है कि आप अपने आप को स्ट्रक्चर करें और स्ट्रीमलाइन करें अपने रिसोर्सेज को खर्चों के मुताबिक। अब ये आपकी प्रायोरिटी है, आप किस चीज़ को खर्चों में लाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, या किसको टैक्स करना चाहते हैं। अगर थोड़ी सी टैक्स की स्कीम को देखें कोई भी मुल्क खैरात पे नहीं चलता, ना गैर मुल्की इमदाद पे चलता है। टैक्सों के पैसे से मुल्क चलते हैं और चलेंगे, और यहाँ भी चलना चाहिए। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि टैक्स क्या है। टैक्स कोई जबरी तौर पे कोई भत्ता नहीं है। टैक्स एक ऐसी चीज़ है जो सोसाइटी और स्टेट के दरमियान एक माहिदा है कि हम आप इख्तियार दे रहे हैं, आप हमारे ब्याह पे हमारी वेलफेयर के लिए काम करें, ये हम अपना हिस्सा जमा करा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि हमारे टैक्स को एक जुर्माने के तौर, आप देखें ना वर्ड यूज़ किया गया सरचार्ज, यानी जो 1 करोड़ रुपए आमदन वाले टैक्स होंगे ना, टैक्स के ऊपर भी 10% सरचार्ज लगे। सरचार्ज का कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट ये कि शायद जुर्माना लगेगा, मतलब 1 करोड़ रुपया नहीं कमाना चाहिए लोगों को, ये इस किस्म का तासुर जाएगा। बात यह है कि मनी सप्लाई या पैसे का आना, पैसा कमाना, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी मैशत के लिए। आप उनके लिए वो एनवायरनमेंट ऐसा पैदा करें कि वो टैक्स भी दें। टैक्स ना देने की वजह क्या है? टैक्स ना देने की वजह, ये टैक्स को बुरा समझना हमारे माशरे में, उसकी वजह ये है कि लोग टैक्स देते हैं लेकिन उनको स्टेट की तरफ से वो नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। मसलन अमन और अमान, उसके लिए कितना आप बजट देख लें, कितनी बड़ी एलोकेशन है कि हम अमन पे ये सूरत हाल इतने पैसे खर्च।
जी जी, लेकिन नुकसान चलें डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। अनवर भाई आप बताइए सर, अनवर काशिफ साहब आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान टैक्स बार के, आप बताइएगा कि ये टैक्स का गोरख धंधा जो है वो क्या है, किस पे कितना टैक्स लगा है, अभी तक समझ नहीं आ रही। बजट पास हो गया, बजट पर अमल दरामद जो है वो कल से शुरू होने जा रहा है और हर बंदा अभी भी कैलकुलेशन कर रहा है कि मुझ पे कितना टैक्स लग रहा है और मैं किस टैक्स नेट में आता हूँ। और जब अभी बात हुई कि सरचार्ज जो है वो क्या चीज़ है कि आप क्या आप पैसा ना कमाएं, आप बिजनेस करें या कोई नौकरी करें, कि आपकी सैलरी जो है या इनकम जो है वो 1 करोड़ से ऊपर जाएगी तो सरचार्ज आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसकी वजाहत कीजिएगा कि टैक्स नेट में क्या कौन कौन आ रहा है, कौन लोग शामिल होकर, फिर जो ताजरों का कहा जा रहा है कि सर 42,000 ताजर रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो टैक्स देंगे, तो क्या 42,000 की बजाय आगे नहीं बढ़ा जाएगा सर? बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली देखें, हमें थोड़ा सा पीछे पड़ेगा। बातें यहाँ पे काफी हो रही हैं कि टैक्स लगा दिया गया, फाइलर नॉन फाइलर को फाइलर कन्वर्ट किया जाएगा और IMF की बात। लेकिन हम थोड़ा पीछे जाएं तो IMF का जब हमने प्रोग्राम साइन, जब हमें ट्रांच मिली थी पहली, उस वक्त या उससे पहले जब भी प्रोग्राम में जाते हैं IMF कहता है मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। वो पैसा वापस, पैसा अब ये लोग कहते हैं IMF को आपने पैसा लिया उसी का बजट होगा, इसलिए उसको अपना पैसा चाहिए। वो पैसा आपने आपको उसने दिया नहीं, उसको आपको रिटर्न करना है, उससे वो मार्कअप ले रहा है, उसको कमाना है उसको, वो कहीं और देगा। ये एक सिंपल एनालॉजी है। अब बात ये है कि जिस वक्त आपसे ये पहले ट्रांच ली गई थी उस वक्त कहा गया था कि आप रिकवरी का मैकेनिज्म कर लें, आप अपने आप को स्ट्रक्चर कर लें। आपने डॉक्यूमेंटेशन करके नहीं दी, आपने जो है MOU साइन किया, आपने डिजिटलाइजेशन की बात की कि मैकेंजी आ रहा है वो डिजिटलाइजेशन करेगा और वो मेलिंडा गेट्स आ रहे हैं वो डिजिटलाइजेशन करेंगे, लेकिन कोई डिजिटलाइजेशन नहीं हुई। अब बजट का टाइम पहुंच गया, अब आपको जाहिर सी बात है बजट बनाना था तो आपने दिखाना था कि हमने जी ये टैक्स कलेक्ट करना है ताकि इस टैक्स से हम आपकी ये पेमेंट करेंगे। तो अब IMF की दूसरी ट्रांच आने वाली है तो हम इस तरह पेमेंट करेंगे ताकि आप हमें दूसरी ट्रांच दे दें। अब आप ये देखें कि सबसे कमाल की बात है वो फाइनेंस बिल आया, उसके बाद जब बिल को डिबेट करने के लिए तो उसको फिर नया रेट लगा दिया उन्होंने, उसमें उन्होंने सरचार्ज लगा दिया, रेट रिवाइज करते हैं, पहले कभी नहीं। फाइनेंस बिल जब आया था उसके बाद या तो उसको रिड्यूस कर दिया जाता था या कभी उसको कभी मॉडिफाई कर दिया, लेकिन कभी इंक्रीज नहीं किया जाता था। तो अब इसका मतलब ये है कि उस वक्त जो बजट बनाया गया उसको भी आपकी जो एक्सरसाइज थी या होमवर्क था वो पूरा नहीं था। पर फिर मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ नहीं जा रहे। मैं पता नहीं कितने अर्से से कह रहा हूँ हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ नहीं जा रहे। इस मुल्क का मसला डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे और जब डॉक्यूमेंटेशन होती है तो डॉक्यूमेंटेशन के वक्त जो लोग प्रॉब्लम में आते हैं वो इस मुल्क के एलीट हैं और वो जब तक उनको आप डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, और उसमें सब शामिल हैं, उसमें A to Z हर आदमी शामिल है। आप A ले लें, B ले लें, C ले लें, इनको ले लें आप, तो सब शामिल हैं। वो इसको अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते और हम जैसे और आप जैसे लोग जो हैं उनकी वो स्लैब चेंज कर लेते हैं, उनको सरचार्ज लगा देते हैं। अब आप ये देखेंगे टैक्स उन्होंने बिजनेस की टैक्स पे 45% ज्यादा टैक्स लगा दिया, 40% ज्यादा टैक्स लगा दिया। जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जहाँ पे ताजे 2 स्कीम नाकाम हो चुकी है, वहाँ आप टैक्स लगा रहे हैं तो क्या आप रिकवर कर सकेंगे? पहले क्लास वो वाइड क्लास है, मजबूत क्लास है जो है सैलरी देते हैं उससे टैक्स काट लेता है और वो उसको इनको सबसे आसानी से इजी टारगेट है, वो ट्विकिंग करते हैं वहाँ पे। अनवर भाई मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो किस तरह पॉसिबल है। कि जारी बात है, अभी सलमान ने बात की कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है। सलमा भट्ट साहब आप फरमाइएगा कि डॉक्यूमेंटेशन के बगैर तो कोई जारी बात है कोई सिस्टम नहीं चल सकता। आपने भी बात की पहले कि जो करप्शन है FBR की उसमें रिफॉर्म्स आ रही हैं कि किस तरह उसको रोका जाए और जो टैक्स नेट में नहीं है उनको कैसे जो है लाया जाए। तो बिल्कुल बड़ी अच्छी बात हुई कि डॉक्यूमेंटेशन जब तक नहीं होगी उस वक्त तक जो है आपको पता ही कौन है कि कौन कितना कमा रहा है, किसकी कितनी आमदन है, किसकी कितना इनकम टैक्स बनता है। तो किस तरह पॉसिबल होगा मैम कि डॉक्यूमेंटेड इकानमी हो पाकिस्तान की भी और पाकिस्तान भी उन मुमालिक में शामिल हो जहाँ पे हर चीज़ डॉक्यूमेंटेशन पे हो? हाँ देखिए, इसमें 2 चीजें होती हैं, क्योंकि हम हुकूमत की सतह पर रहकर बात करें तो हुकूमत ने हर चीज देखनी होती है, हर एंगल देखना होता है। कोई मुआशरदान होगा वो किसी एक एंगल की बात करेगा, कोई कारोबारी होगा वो अपने एंगल की बात करेगा, ताजर होगा वो अपनी तरफ की बात करेगा। हुकूमत ने सबको समेट कर और सबको साथ लेकर चलना होता है। देखिए हमारे यहाँ सिर्फ 750 अरब का तो सेल्स टैक्स में फ्रॉड हो रहा है। हमारे यहाँ इस चीज से कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे टैक्स में करप्शन होती है, यहाँ पे टैक्स बचाया जाता है। कोई बात हम बार बार कहेंगे, टैक्स वही बचाता है जो ज्यादा पैसे कमा रहा होता है।
और वो अमीर तबका है, वो अशराफिया जो टैक्स इसी की रोना रो रहे हैं ना हम लोग, तो इसी को हमने खत्म करना है। उसके साथ देखिए दो तरह की चीजें होती है, जो हम इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, उसके लिए मैं एक चीज जरूर जिक्र करना चाहूंगी, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या है, मतलब हुकूमत किस तरह देख रही है। पिछले एक साल में हमने अपने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर किए हैं, जिसमें हमारी आप देख लें स्टॉक एक्सचेंज 78,000 से ऊपर चली गई 100 इंडेक्स पे, और ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर अब एतमाद बहाल हो रहा है इन्वेस्टर का। फिर हम सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक से कह रहे हैं कि हम वो अपना इंटरेस्ट रेट नीचे लेकर आए, फिर हम उसके साथ साथ कह रहे हैं इन्फ्लेशन आप देख लें 38% से 12% पे गई है, फूड इन्फ्लेशन नीचे आई है, ये सारी वो चीजें मुहर्रिकात है। फिर हमने जैसे हमने कहा हम सीपैक दोबारा लेकर आ रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए जा रहे हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के फरोग के लिए बिजली के जो यूनिट है वो 11 रुपए का उसमें रिबेट दिया गया उनको, उसको उसका एक रेट फिक्स किया जाएगा। और दूसरी बात है कि इस तरह की बहुत सारी चीजें, फिर जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ हमारी बातचीत चल रही है कि जिस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ जो छोटे छोटे जो कॉटेज इंडस्ट्री है और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो जैसे सेंट्रल पंजाब है, पूरा पाकिस्तान है, वो उसको किस तरह डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके आए, किस तरह से उन्होंने खुद हमें फॉर्म्स बनाकर दिए कि जो आप ये सिंप्लीफाइड फॉर्म्स हैं, आप इन फॉर्म्स को एक्सेप्ट करें, हमारे साथ बैठकर बात करें और हम लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेकर आते हैं। देखिए दो चीजें हैं जो इन्होंने पहले बात की, भाई ने बिल्कुल बात की, मोहिशानों ने ठीक बात की कि टैक्स लोग क्यों नहीं देते, क्योंकि उसके अगेंस्ट उनको स्टेट से इंसेंटिव चाहिए होता है। देखिए पहले हम ये जो लीकेजेस है हमारी, जो हमारा मुल्क जो बोझ बर्दाश्त कर रहा है, चाहे वो बिजली की मद में हो, आप देखें ना मैम सलमा आपने भी बात की अभी, और अभी वज़ीर ख़ज़ाना ने बात की कि 750 अरब की जो है वो लीकेज हुई और करप्शन हुई और सारा कुछ हुआ, तो अभी तो इंडिकेट तो हो गया कि 750 अरब की जो है वो लीकेज हैं, तो क्या कार्रवाई नहीं होगी? जो FPR में करप्शन हो रही है उसकी कोई इंक्वायरी नहीं होगी कि कौन कौन मुलव्वस है, किस तरह इसको रोकना है? हाँ देखिए दो चीजें, एक इसमें यह कि हम FPR को डिजिटाइजेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं, पिछले कुछ अरसे से ये काम शुरू हुआ, लेकिन देखिए हम एकदम जो आप स्ट्रक्चरल चेंजेस, सबसे पहली बात है कि हम स्ट्रक्चरल चेंजेस करना चाहते हैं, हमारी रिजॉल्व है कि हमने स्ट्रक्चरल चेंजेस करना चाहती हैं, हम उसके लिए FPR की डिजिटाइजेशन कर रहे हैं। जब ये डिजिटाइजेशन पे आएगा, उसके साथ साथ ये प्रोसेस बिल्कुल चल रहा है इसके ऊपर कि कहां पे करप्शन है, कौन कौन लोग उसमें मुलव्वस हैं, क्या क्या उसकी रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर कौन कौन से इकदाम उठाए जा सकते हैं कि इसको रोका भी जाए और उनको टू बी हेल्ड अकाउंटेबल भी किया जाए। दूसरी चीज, हम ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है इसकी हम डाउन साइजिंग कर रहे हैं, हम अपनी जो मिनिस्ट्रियां जो हमारे पर जो उनकी डाउन साइजिंग कर रहे हैं या कट टू साइज कर रहे हैं, राइट साइजिंग इसके लिए सही वर्ड होगा। फिर हमारे बहुत से महकमे जो हमारे उसपे एक्सपेंडिचर पे, नेशनल एक्सचेकर पे बोझ है, हम उनको मिनिमाइज करें। PWD की मिसाल हमारे सामने, देखिए 6100 लोग PWD में काम करते हैं, लेकिन अगर हम उसकी डाउन साइजिंग की तरफ जा रहे हैं, या तो हम डाउन साइजिंग करेंगे या हम उनको कंबाइन करेंगे जहां पे जरूरत है, या फिर हम उनको डिवॉल्व करेंगे, लेकिन इसके लिए हुकूमत को प्रोसेस करना होता है। देखिए हम कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है जो आज बुला के किसी को कहे कि आपको नोटिस दिया जाता है कि 2 महीने में आप फारिग हैं। अब जो लोग वहाँ पे नौकरियां कर रहे हैं, जो लोग जहाँ पे उनका रोजगार जुड़ा है, जिंदगियां जुड़ी है, हमें उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट भी करना है। इसको हमने स्मूथ ट्रांजिशन बनानी है, ये हमारा फर्स्ट है। हम लोगों को अकोमोडेट। दूसरी एक और चीज, हमने PSDP जो है उसको कट टू साइज किया है और PSDP में 250 अरब की कमी की है और उसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ लेकर जा रहे हैं, और ये मॉडल ऑलरेडी सिंध हुकूमत ने करके दिखाया है और ये कामयाब है पाकिस्तान के अंदर। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आने से नौकरियां भी बढ़ेंगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आने से जिन लोगों की यहाँ से डाउन साइजिंग होगी हुकूमती इदारों से, उनको दोबारा उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाएगी। हो सकता है यहाँ से बहुत सारे लोग जो उनको शिफ्ट किया जा सके। चलें डॉक्टर शफकत साहब आप फरमाइएगा सर कि अभी मैम सलमा ने बात की कि सरमायाकारी जो है वो होनी चाहिए, मुख्तलिफ कंपनियों को जो है उनके साथ JV किया जाए, उनके साथ जो है वो मिलके काम किया जाए। तो सरमायाकारी सर कैसे आएगी? सरमायाकार जो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है वो देखता है कि क्या कोई यहाँ पे कोई सियासी इस्तेकाम है, वो देखता है कि कोई क्या लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो बेहतर है, वो देखता है कि मेरा सरमाया जो है वो महफूज है कि नहीं है, गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, गवर्नमेंट के जो कवानीन हैं वो क्या कहते हैं कि मेरा सरमाया महफूज होगा कि नहीं होगा। तो इससे सर कैसे आएगी फिर सरमायाकारी? जिस तरह जैसे रिफॉर्म नहीं होगी मुख्तलिफ सेक्टर में तो फिर तो मसला होगा सर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसी चीज को देखते हुए SIFC बनाई गई है और वो इसी मकसद के लिए, क्योंकि वो हाई लेवल बॉडी है, वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की बात करती है। लेकिन देखें जब एक वाकया स्वाद में पेश आ जाता है तो यानी एक टूरिस्ट है, टूरिज्म भी एक बिजनेस है ना। टूरिस्ट अगर जाएंगे उनके साथ ये होगा, कोई भी मॉब आके किसी को मार देगा तो इंटरनेशनल सरमायाकार जो है वो देखेगा कि हमारा महफूज जाएगी। पहली बात जो फैसिलिटेशन की है, मैं समझता हूँ ये SIFC का बनना इसलिए बेहतर है कि वन विंडो ऑपरेशन के बाद इससे फायदा होगा।
लेकिन आगे में और भी सिस्टम बेहतर करने होंगे। मतलब टैक्स का जो निज़ाम है या जो यानी बिजनेस करने की जो एनवायरनमेंट है उसको और बेहतर करना होगा। लेकिन अभी आप देखें ना, अभी भी 6 से 8 महकमों के पास इस चीज़ का इख्तियार है। अब आप एक छोटी सी कंपनी खोलने जाए, उसका अकाउंट खोलने के लिए आपको बहुत सारी मुश्किलात अभी भी होती हैं। तो ये सारे बॉटल टैक्स होंगे। देखिए इस वक्त जो ज़रूरत है इमीडिएट नोयत की, वो मेरे ख्याल है हमारे पास कोई इससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं था। जो बजट में ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें की हैं, स्टेबलाइजेशन जब आएगी प्रोसेस, उसके बाद इन्फ्लेशन कम होगी, महंगाई के अभी भी कुछ दर्जे हम देख रहे हैं कि कम आ रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद ये कि असल चैलेंज होगा महंगाई को कंट्रोल करना। टैक्स जमा करना अलग काम है, महंगाई को कंट्रोल करना एक अलग चीज़ है। टैक्स तो आपका रेवेन्यू साइड बढ़ा रहा है, उधर आपको इन्फ्लेशन जो है उसको मैनेज करना, और उसमें महंगाई में अगर रिलीफ मिल रहा होगा तो लोगों को अंदाजा होगा कि चीज़ आगे बढ़ रही है। इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए हमें बहरहाल ये SIFC और इसके अलावा भी और बहुत से इक़दाम करने, जिसमें कम से कम अब लॉ एंड ऑर्डर का देख लें, सबसे बड़े इन्वेस्टर इस वक्त चाइनीज आ रहे हैं जो ओपन तरीके से काम कर रहे थे, वो भी रुक गए थे। अब फेज़ 2 में हम जा रहे हैं। फेज़ 2 में एक बड़ी सरमायाकारी अट्रैक्ट हो रही है। इस तरह सऊदी सरमायाकार जो है वो आ रहे हैं, यानी गोल्ड के प्रोजेक्ट्स में आ रहे हैं, बाकी जगह आ रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटीज हैं। हमें सिर्फ एक काम करना है जावेद बलोच साहब, कि किसी न जो सियासी दर्जा हरारत है उसको कम करना है। क्योंकि मैं चूंकि मेरा ये सब्जेक्ट है कि मईशत और सियासत को बैलेंस चलाना चाहिए। यहाँ पे हमें एक दूसरे की दुश्मनों की बजाय मिल के बैठना। अगर ये मुल्क होगा आगे बढ़ेगा तो हम इक़्तिदार की जंग लड़ेंगे ना। अगर हम अपनी ठीक है अनवर साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। सर आप बताइएगा कि जारी बात है, जिसने टैक्स लेना है वो ये चाहेगा कि मुझे फैसिलिटेट किया जाए, मुझे वो सहूलियात भी दी जाएँ। पूरी दुनिया में लोग टैक्स देते हैं। कनाडा में 40% टैक्स है, अमेरिका में 35% टैक्स है, यूरोप में जो है UK में टैक्स है। तो कितना ज़रूरी है सर गवर्नमेंट को किस हद तक रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि जो टैक्स दिया जा रहा है वो पे बैक भी हो, वो उसको पता चले कि मैं टैक्स दे रहा हूँ और मुझे सहूलियात मिल रही हैं। देखिए हमें समझने की जरूरत है कि कोई पब्लिक मनी नहीं होती, देयर इज ओनली अ टैक्स मनी। टैक्स कलेक्ट किया जाता है और वो टैक्स पेयर की मनी होती है और वो कलेक्ट की जाती है उन लोगों से जो जिनके पास होता है, और उन दी जाती है उन लोगों को जिनके पास नहीं होता। तो सूरत में हेल्थ की, एजुकेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब ये साइकिल जो है पाकिस्तान में डिस्टॉर्टेड है। अब आप देखें बजट से पहले चाइना गए प्राइम मिनिस्टर साहब 40 फाइनल मिनिस्टर को लेके गए हैं, 40 लोगों का डेलीगेशन गया है। क्यों? मतलब ये कोई सवाल जवाब देने वाला है कि माले बहुत दिले बेरहम, मतलब कितना पैसा है ये इस मुल्क में? इनको ये कह रही है इंडिकेटर, मैडम जो मोहतरम है मेरी, वो कह रही है इंडिकेटर कह रहे हैं कि बड़े अच्छे गलत हैं। ये किसी गरीब से जाके रोड पे पूछे उसके क्या हाल है, उसके लिए कितनी तकलीफ दे जिंदगी हो गई है। इंडिकेटर वो है आपका। ऐसे ही है, ऐसे ही। आप जो है इस बात को समझने को तैयार नहीं है। आज इस मुल्क में सोलर पैनल जो है वो अमीरों के घरों पे लग रहे हैं और गरीब जो है वो बिजली का बिल दे रहा है। सुन रही हैं आपकी बात? मैं कह रहा हूँ गरीब जो है बिजली का बिल दे रहा है और अमीरों के घरों में जो है सोलर पैनल लग रहे हैं। सुन रही। अब आप, ये गवर्नमेंट का काम है इसको रेगुलेट करना। बात ये हो रही है कि आप टैक्स कलेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, टैक्स डॉक्यूमेंट करना चीजों का आपकी जिम्मेदारी है जब आप हुकूमत में है। और दूसरी बात ये कि टैक्स पैसे को खर्च करते हुए बताना पड़ेगा आपको कि पैसा कहाँ लगा, किस पे लगा और क्यों लगा, और इसका ROI क्या है। अगर आपने टैक्स का पैसा यूज किया है तो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। एक रिटर्न ऑफ, आप विजिट करते हैं, MOU साइन करके आ जाते हैं, तो टैक्स पेयर का पैसा ऐसा जाया नहीं होगा। ये बात समझने की है। ये अब दुनिया बहुत आगे चली गई है। हमें ये हुकूमत, मैं इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, ये हमारे यहाँ ट्रेंड ऐसे ही है। ये हुकूमत ये हो, ये पिछली हुकूमत हो, जिन्होंने भी काम किया है उन्होंने टैक्स लोगों के पैसे से बेतहा याशी की है और उस याशी की वजह से इस मुल्क का यह हाल है। बिल्कुल ठीक है। हम तो अनवर भाई आपका मौक़िफ़ आ गया, अनवर भाई आपका मौक़िफ़ आ गया। बहुत शुक्रिया अनवर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफकत साहब, और बहुत शुक्रिया सलाम बरसबा। नाज़रीन, बात सिर्फ इतनी सी है कि जो टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है वो पता चले कि वो अवाम पर लग रहा है, और जब तक जो है वो अवाम का एतमाद बहाल नहीं होगा, सरमायाकारों का एतमाद बहाल नहीं होगा, मैशत बेहतर नहीं हो सकती। मुझे ब्रेक लिखा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं कि जो जुडिशल रिफॉर्म्स का मामला चल रहा है, हुकूमत चाह रही है कि कुछ जुडिशल रिफॉर्म्स लाया जाए, वो किस हद तक उस पर काम हुआ है। और मामला चल रहा है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती का
उस पर किस तरह जो है वो अमल दरामद किया जाएगा कि कौन किसको किस तरह लगाया जा रहा है और क्राइटेरिया क्या बनने जा रहा है? क्या सीनियरिटी पे जो है वो चीज़ से लाहौर हाई कोर्ट लगेंगे या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है में पैनल आएगा और पैनल के बाद जो है वो एक नाम चूज़ होगा, उसके बाद उसको लगाया जाएगा? अब अगर देखें तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कुछ रूल में तब्दीलियाँ भी जो है वो माजी में कुछ तैयार की गई, लेकिन अभी तक वो शायद मंजूर नहीं हुई। इस सारी सूरत हाल पे बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हसन अयूब साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, आप साफ़ी हैं और सुप्रीम कोर्ट खबर भी करते हैं। उनसे बात करेंगे कि मामला आखिर है क्या। हसन बताइए, क्या मलिक शहजाद साहब तो आगे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, अब मामला रह गया है कि चीफ जस्टिस अभी जो सुप्रीम कोर्ट आए हैं वो तो शहजाद साहब आए हैं ना, मलिक शहजाद साहब आए हैं, तो अभी जो मामला है वो बुनियादी तौर के ऊपर तैनाती है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो बताइएगा इसी सारे मामले पर बात करते हैं कि क्या सीनियरिटी बेस पे जो है वो रूल्स क्या कहते हैं कि सीनियरिटी बेस पे होगा या कोई पैनल आएगा? देखिए, पैनल तो मेरे ख्याल से इससे पहले तो पैनल कभी नहीं आया था। ये तो अभी पीछे जो एलिवेशंस हुई हैं, यानी ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस तैनात हुए हैं 3 जजेस, इनमें पैनल आया है। इससे पहले तो कभी पैनल का सुना नहीं था कि पैनल आता है और पैनल में से एक होता है सीनियर प्यूनियर जज जो होता है वो ऑटोमेटिकली उसको चीफ जस्टिस बना दिया जाता है उस रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट का। लेकिन इस मरतबा अब कोई चीज़ नई सुनने को मिल रही है कि सीनियरिटी प्रिंसिपल के से हट कर जस्टिस जो हैं आलिया नीलम साहिबा, इनका जो है वो नाम जो है वो गर्दिश कर रहा है कि उनको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया जा रहा है। तो अगर ऐसा हुआ तो ये तो मेरे ख्याल के मुताबिक एक बड़ा डिजास्टर होगा। और क्योंकि पहली खातून जो है नहीं, बात ये नहीं है, पहले काफ़ी ख़वातीन जो हैं वो हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। हाँ। लेकिन मेरा बुनियादी मसला ये है कि हमारे मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ी साहब, हमारे सीनियर मोस्ट जो जज हैं चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, या दीगर जितने भी इसके मेंबरान हैं, ये तमाम के तमाम सीनियरिटी प्रिंसिपल के ऊपर खतूत लिख चुके हैं, अपनी जो राय दे चुके हैं। और उस वक्त हम लोग, मैं क्रिटिसाइज़ करता था उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उमर ता बंदियाल साहब को, या उनके साथ जो साथ देते थे जस्टिस इजाजुल हसन साहब। अगर हम उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो मुझे बिल्कुल इस बात पर जो है वो यकीन नहीं आ रहा कि किस तरीके से जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात करेंगे, क्योंकि एक स्टेटेड पोजीशन है। जुडिशल कमीशन के ना तो अभी तक कोई रूल्स अमेंड हुए हैं, अगर रूल्स अमेंड हो चुके हैं तो मेरे कम से कम इल्म में नहीं है। अब ऐसी चीज़ जब मौजूद नहीं है और रूल्स भी अगर अमेंड हुए हों तब भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से, यानी आप सीनियरिटी प्रिंसिपल को इग्नोर करें। सीनियरिटी प्रिंसिपल इग्नोर करना, देखिए इसमें अब अल जहाद जो है वो ट्रस्ट केस है वो आपके सामने मौजूद है। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ मामलात, कुछ असूल तय कर दिए हैं। अब ये सारा इशू, अब देखिए, अब किसी अगर जज से आपको इशू है, अगर किसी जज से आपको इशू है तो अगर आप समझते हैं कि जी वो चीफ जस्टिस बनने के काबिल नहीं है तो फिर उसको जज भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, सीनियरिटी क्या कहती है? सीनियरिटी में जो है वो जस्टिस शुजात हैं जी, जो है वो नंबर 1 पे है, नंबर 1 पर है जस्टिस शुजात, और फिर अली बाकर नजवी साहब नंबर 2 पर आते हैं, और उसके बाद जो है जस्टिस आलिया जो है वो नीलम साहिबा आती है। देखिए किसी भी जज की, देखिए अगर ये 2 जज इनको छोड़कर जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लगा दिया जाता है और ये रिज़ाइन नहीं करते, कल सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन आती है, ठीक है, और ये जजेस कहते हैं जी हमें सुप्रीम कोर्ट आप एलिवेट करें, तो एक आप देखिए कि एक जो चीज़ें स्ट्रक्चर हैं उसमें वैसे ही आपने निज़ाम को तबाह करना हो तो फिर आप इस किस्म के काम तो जो जुडिशल कमीशन के रूल में कोई तरमीम जो है वो हुई थी, कोई तरमीम नहीं की इन्होंने। जुडिशल कमीशन दी इन्होंने करनी थी जी, इन्होंने यही बात की थी कि या तो रूल्स को आप जो है वो अमेंड कर लें या फिर आप सीनियरिटी प्रिंसिपल को आप उसके ऊपर जो है वो कायम रहें। अब सीनियरिटी प्रिंसिपल के ऊपर अगर आप कायम रहते हैं और आप सपोजिटली किसी जज को जो है वो चीफ जस्टिस लगा देते हैं, और अगर इफ़ दैट पर्सन इज़ नॉट फिट टू बी ए जज, तो वो अगर उसका रिमूवल बतौर जज हो सकता है, ठीक है, तो उसका रिमूवल बतौर चीफ जस्टिस भी हो सकता है। हाँ। अगर कोई शख्स चीफ जस्टिस जो है वो इसलिए नहीं बनाया जा रहा कि वो फिट नहीं है, तो फिर वो जज बनने के लिए फिट किस तरीके से हो सकता है। और अगर सीनियरिटी प्रिंसिपल आप सिंध के अंदर लगा रहे हैं तो फिर
सीनियरिटी प्रिंसिपल जो है वो पंजाब के अंदर या लाहौर में क्यों नहीं आप इम्पोज कर रहे? या तो फिर देखें कि आपने, अगर आपने देखना है कि जनाब ये शख्स जो है आपने पिक करना है, तो पिक करना है तो फिर शायद इन जो तीन को इन तीन में से क्यों पिक करना है? फिर आप पिक करें जो है जो पहले 10 में से। आप तो पहले 10 में से भी पिक कर सकते हैं ना, पहले 6 में से पिक कर सकते हैं, 7 में से पिक कर सकते हैं, फिर 3 में से क्यों आपने करना है? तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्टेटेड पोजीशन हमारे मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान की ऑलरेडी माजी के अंदर उनके अपने हाथ से लिखे हुए खतूत जो हैं वो मौजूद हैं, ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। और अब अगर सपोजडली मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ये सीनियरिटी प्रिंसिपल को किस तरीके से इग्नोर कर सकते हैं, जबकि इनकी अपनी स्टेटेड पोजीशन ये है वो माजी में बड़ी वाज़ेह रही है। तो जुडिशल रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, हुकूमत चाह रही है कि जुडिशल रिफॉर्म्स हो, जो जैसे सुप्रीम कोर्ट है उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उस पर बात हो रही है। तो क्या खबरें हैं? अभी जो फिर बात होगी कि जो स्पेशल सीट्स का केस चल रहा है, अगर वो हक में आता है तहरीक इंसाफ की, तो फिर वो 2/3 मेजॉरिटी का मामला आएगा और फिर सारा, तो फिर किस तरह ये आगे बढ़ेगा? देखिए, बात ये है कि बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि पहले तो ये सवाल करते हैं जजेस, हमारे जो एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने अपना एक इजाफी नोट दिया है जी। और बेहतर ये होता है कि आपने जब केस का हतमी फैसले तक लोग इस बात में रहें कि जी क्या फैसला आएगा, ना कि आप जो है एक जमात के लिए आपने सब कुछ अपना लिख कर जो है वो वाजे कर दिया, अपना माइंड आपने एक्सप्रेस कर दिया, आपने खुलकर बता दिया जी कि मेरा फैसला क्या है। अब ये चीज़ बड़ी अनफॉर्चुनेट है। हमारे जुडिशल सिस्टम जो है इसकी के ऊपर जो है वो पहले ही जो है वो बहुत से सवालात उठ रहे हैं। जब हमारे सीनियर जजेस इस किस्म के काम करेंगे तो इससे मज़ीद जो है वो आपका तमाशा जो है वो दुनिया के सामने आ रहा है। अब आप ये देखें कि आर्टिकल 51 बहुत वाज़ेह है। अब उसमें अगर आप उसको पढ़ें तो उसको पढ़ने के बाद मुझे तो कोई 1% भी शुबा नहीं है कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल सकती हैं। यानी 1% भी इसका इम्कान मौजूद नहीं है और ना ही ये सीटें खाली रह सकती हैं। तो ये सीटें जो है जो पार्लिमानी जमातें हैं मुतलका असम्बलियों के अंदर, उन्हीं के अंदर तकसीम होनी है। ये बड़ा वाज़ेह है। अब इसमें जो लोग ये बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए इसलिए आपने उनसे जो है वो बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया, तो क्या सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ के अपने आइन के अंदर कोई ऐसी जो है टिकट इशूइंग अथॉरिटी मौजूद थी कि इन एब्सेंशिया कि जब अगर आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए तो कौन टिकट जारी कर सकता है? उनके कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये बात सिरे से मौजूद ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे मोअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं वो वकालत कर रहे हैं उस चीज़ की जो कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले पढ़ लें। पहले फैसला आ गया ना जी। नहीं, आप उनका पीटीआई का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, फिर आप कहेंगे जी सुप्रीम कोर्ट ने उनसे बल्ला छीना है। आपने उनका पीटीआई का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं है, आपने सपोजिटली सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी पढ़ें, पीटीआई का आइन भी पढ़े, और पीटीआई के आइन को पढ़ने के साथ साथ आप साथ जो है इसको भी पढ़े। जो हसन अयूब, जो टाइम जो है वो खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। हमने बात की टैक्स रिफॉर्म पे, हमने बात की मशहद पे, और हमने बात की जजेस की तैनाती का जो मसला चल रहा है उस पर भी। लेकिन देखते हैं आगे फैसला क्या होता है, आगे चल के हालात क्या होते हैं। ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।